हेलो एवरीवन, क्लास 9th के लिए हिस्ट्री, ये हमारा 5वां चैप्टर है आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो उसका दूसरा पॉइंट हमने पार्ट 3 तक इसका देख लिया है। अब इसमें 2 में औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन, अब ये हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी जब कोई देश किसी के अंतर्गत आ जाता है तो वो बात यहाँ पे कही जा रही है। औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए, उनके चारागाह सिमट गए। यानी जैसे हम लोग इंग्लैंड के अधीन आ गए थे, ब्रिटिश शासन के अधीन आ गए थे, तो वो औपनिवेशिक काल होगा, तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। उनके चारागाह सिमट गए, इधर उधर आने जाने पर बंदिशें लगने लगी और उनसे जो लगान वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेतों में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके पेशे और हुनरों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। कहने का तात्पर्य ये है कि हम सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिश शासनकाल हमारे यहाँ थे तो वो लोगों ने धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए हमारे देशों पर बहुत सारे अत्याचार किए थे, जिसमें एक अत्याचार इन पशुपालकों पर भी किया था। आइए देखें कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। पहली बात, अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेतों की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। यानी अगर उसे खेतों में जब तब्दील कर देती तो उन्हें और ज़्यादा और अधिक फायदा होता। इसीलिए जितने भी चारागाह थे वह उसे उन चारागाहों को वो खेतों की ज़मीन में बदलने के लिए तत्पर थी। जमीन से मिलने वाला लगान उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो जाता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। जैसा कि हम लोग शुरुआत कई बार पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज भारत को कच्चे माल का एक मुख्य साधन मानते थे, जिसकी वजह से वो लोग जितना अधिक कच्चा माल यहाँ उत्पादित कर सकते थे, जो इंग्लैंड के लिए बहुत ही आवश्यक था। इस वजह से ये लोग यानी अंग्रेज इन्हें खत्म करने पर, यानी चारागाहों को खत्म करने पर तुले हुए थे और उस जमीन को खेती में तब्दील करने लगे थे। अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई ज़्यादा मतलब समझ में नहीं आता था। उससे न तो लगान मिलता था और न ही उपज। अंग्रेज ऐसी ज़मीन को बेकार मानते थे, उसे खेती के लायक बनाना जरूरी था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। इन कायदे कानूनों के जरिए सरकार गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। यानी इन चरावाहों को इकट्ठा करके अपने अंतर्गत आने वाले लोगों को देने लगी, यानी जो उनकी बात को मानते थे उन्हें देने लगी। इन लोगों को कई तरह की रियायतें दी गई, यानी जिनको ये खेत दिए गए इन लोगों को रियायतें यानी उन्हें काफ़ी सहूलियत दी गई कि वो उन चरावाहों को खेती लायक कर सके और इस जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने के लिए जमकर बढ़ावा दिया गया। ऐसे कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर जमीन चारागाहों की थी, जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे और चरावाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। ये पहली बात थी। अब हम लोग दूसरी बात देखते हैं कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान चरवाहों की जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आए, ये हम लोग देख रहे हैं। अब दूसरी बात क्या है? पहली बात क्या थी? पहली बात ये थी कि चारागाहों को खेती में तब्दील करने लगे थे। 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम भी पारित किए जाने लगे थे। इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चारावाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। इन कई जंगलों को संरक्षित घोषित कर दिया गया। इन जंगलों में चरवाही के कुछ परंपरागत अधिकार तो दे दिए गए, लेकिन उनकी आवाजाही पर फिर भी बहुत सारी बंदिशें लगी रहीं। औपनिवेशिक अधिकारों को लगता था कि पशुओं को चरने से छोटे जंगली पौधे और पेड़ों की नई कोपलें नष्ट हो जाती है। उनकी राय में चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नए पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। इसके पहले ही हमने 3 पढ़ा था जंगलों लेसन 4 में, जिसमें था आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण वन।
तो आरक्षित में ऐसे पेड़ आते थे, आरक्षित और सुरक्षित वन में ऐसे पेड़ आते थे जहाँ पर किसी को भी जाने का मनाही थी, जिसके अंतर्गत चरवाहे भी आ जाते थे और इन लोगों को वहाँ पर नहीं अंग्रेजी शासनकाल में इन लोगों को ये आरक्षित और सुरक्षित वन में नहीं जाने दिया जाता था, जिसकी वजह से उनकी कुछ ज़मीनें जो कि चरवाहों के अंतर्गत चरवाही के अंतर्गत थी तो उन्हें खेती में तब्दील कर दिया गया और दूसरी जो कुछ जंगलों में थी उसे वहाँ पर जाने से रोक दिया गया। एक ग्रामीण इलाका, ग्रामीण कुछ ऐसे थे जंगल जहाँ पर वे जा सकते थे, लेकिन वहाँ पर भी खेती करने के वहाँ पर जो चारा होते थे वो बहुत ही कम मात्रा में थे। वन अधिनियम ने चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारों का स्रोत थे। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। जंगल में उनके प्रवेश और वापसी की तारीख पहले से तय होती थी और वह जंगल में बहुत कम ही दिन बिता सकते थे। अब चरवाहे किसी जंगल में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकते थे, भले ही वहाँ चारा कितना ही हो, घास कितनी भी क्यों न हो और चारों तरफ घनी हरियाली हो। उन्हें इसलिए निकलना पड़ता था क्योंकि अब उनकी जिंदगी वन विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के अधीन थी। परमिट से पहले ही लिख दिया जाता था कि वह कानूनन कब तक जंगल में रहेंगे। अगर वह समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था। यानी उनकी सीमा पहली बात में था उसे चरवाहों को जो चरवाही जगह थे उन्हें खेती में तब्दील कर दिया गया। अब दूसरा जो जंगल बच रहा था उसे भी 3 भागों में विभाजित करके वहाँ से भी उन्हें एक तरह से निकाल दिया गया और वहाँ भी जाने के लिए उन्हें परमिट दिया जाता था। यानी किस तारीख को वो जाएंगे और किस तारीख को वापस आएंगे ये भी उस परमिट पर लिखा होता था, जिसके जरिए उनकी समय सीमा तय हो गई थी और उसका उल्लंघन करने पर उन्हें जुर्माना भी देना पड़ता था। अब तीसरी बात, अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए-नए चरवाहों अंग्रेज अफसर घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। वे गांव-गांव जाकर अपनी चीज़ें बेचने वाले कारीगरों व व्यापारियों और अपने रेवड़ के लिए हर साल नए-नए चारागाहों की तलाश में रहने वाले, हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण जनता गाँव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार तय हों। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वे जो घुमंतु समुदाय था वे नहीं चाहते थे कि वे सब घूमें, बल्कि एक जगह रहे तो उनसे उनकी आमदनी आसानी से हो सकती थी। इस तरह की आबादी की पहचान करना, उसको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था। यानी जो एक जगह टिक कर रहता था उसको पहचान करना आसान होता था, जबकि घुमंतु लोगों को परेशानी होती थी। इस वजह से वो लोग नहीं चाहते थे कि पशुपालन यानी चरवाही संबंधित लोग रहें जो एक जगह टिक कर रहती हो। ऐसे लोगों को शांति प्रिय, कानून का पालन करने वाला माना जाता था। घुमंतुओं को अपराधी माना जाता था। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट पारित किया। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदाय को कुछ खास अधिनियम, गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई। ग्राम्य पुलिस उन पर सदा नजर रखने लगी, यानी उन्हें बिना किसी कारण के ही अपराधी घोषित कर दिया गया। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन और चरवाहों के जीवन में इस तरह से बदलाव आते गए। पहला उसमें 4 बात बताई गई। तो पहली बात थी कि वे लोग चरवाहों की ज़मीन जो थी यानी जहाँ पर चारे प्राप्त हो जाते थे उसे खेती में तब्दील कर दिया। दूसरे में था कि उन्होंने जंगलों में जब चराने के लिए जाते थे तो जंगलों में भी उन पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगा दी। अब तीसरे में उन्होंने इस प्रवृत्ति यानी चरवाहों को ही अपराधी घोषित कर दिया, जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। अब चौथी बात आइए देखते हैं क्या है। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूल करने का हर संभव रास्ता अपनाया। हम सभी जानते हैं कि औपनिवेशिक यानी ब्रिटिश शासनकाल में वे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आमदनी करना चाहते थे, जिसका एक नतीजा था कि हमारा भारतवर्ष कमज़ोर यानी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होता चला गया। उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने
का ऐलान कर दिया। यानी जहाँ से भी हो सकता था आमदनी का जरिया, वे वहाँ से उसे वसूल करने में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करते थे। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हर एक से अपना टैक्स या कर लेते ही थे। चरवाहों से चारागाहों में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज़्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिया गया था। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था और इन ठेकेदारों को देने का नतीजा ये था कि वे बोली लगाकर उस ठेका को तो हासिल कर लेते थे। अब वे मवेशी पालने वालों से मनमानी यानी जितना चाहते थे उतना कर वसूल करते थे। ठेकेदारी पाने के लिए बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। ठेकेदारी पाने के लिए ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर वसूल सकते थे। 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहों को एक पास जारी कर दिया गया। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पास दिखाकर, देखिए यहाँ पे लिखा है, पास दिखाकर पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर हैं और उसे कितना टैक्स चुकाया है, इस बात को उसके पास में दर्ज कर दिया जाता था। यानी अब चरवाहों को यानी जो जानवर पालते थे उनसे पूरी तरह से पैसा वसूल किया जाने लगा। अब देखते हैं इन बदलावों ने चरवाहों की ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित किया। यानी ये जो चार बातें हुई थी, पहली बात यानी चरवाहों को चरवाहे जो थे उनके जहाँ पे चारागाह थे उन्हें खेती में तब्दील करना, ये पहली बात थी। दूसरी बात थी जंगलों में भी उन पर पाबंदी लगा दी गई चरवाने के लिए। तीसरी बात उन्हें जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया और चौथी बात उन्हें कहीं भी जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। अब इन चारों बातों का चरवाहों की ज़िंदगी पर यानी पशुपालक की ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा, आइए देखते हैं। इन चीज़ों की वजह से चारागाहों की गंभीर कमी पैदा हो गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा चारागाहों को सरकारी कब्जे में लेकर उन्हें खेती में बदला जाने लगा, ये तो हमारी पहली बात ही थी। वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाका सिकुड़ने लगा था। जाहिर सी बात है जितनी तेज़ी से चारागाह खेती में तब्दील होते जा रहे थे उतने ही पशुपालक के लिए चारागाह कम होते गए। इसी तरह जंगलों के आरक्षण का नतीजा यह हुआ कि गड़हरिये और पशुपालक अब अपने मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। दूसरे का ये परिणाम हुआ, यानी पहली बात का ये हुआ था कि उनके इलाके सिकुड़ने लगे थे। अब दूसरी बात का मवेशियों को जंगलों में पहले जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब चारागाह खेती में बदलने लगे तो बचे कुचे चारागाहों में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तो घुमंतू चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिन तक एक ही इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, लेकिन चारावाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशों और चारावाहों के बेहिसाब इस्तेमाल से चारागाहों का स्तर गिरने लगा। जानवरों के लिए चारा कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। चारे की कमी और जब तक पड़ने वाले अकाल की वजह से कमज़ोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। यानी उन चारी बातों का परिणाम ये इस प्रकार हुआ कि जानवरों की सेहत की तादाद गिरने लगे। चारे की कमी की वजह से या अकाल की वजह से जो जानवर थे कमज़ोर और भूखे होकर मरने लगे। अब दूसरा देखते हैं चरवाहों में इन बदलाव का सामना कैसे किया। यानी अब जाहिर सी बात है कि इन चारों बातों का परिणाम जो पशुपालक थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा या उन्होंने इसका किस प्रकार से सामना किया, आइए देखते हैं। इन बदलावों पर चरवाहों की प्रतिक्रिया कई रूप से सामने आई। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या ही कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान नहीं बचे थे। जब पुराने चारागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चारागाह ढूंढ लिए। मिसाल के तौर पर ऊँट और भेड़ पालने वाले राइका
1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और न सिंधु नदी के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच खींच दी गई नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया। जाहिर है अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे, जहाँ कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को खाद की भी जरूरत रहती है, जो उन्हें इन जानवरों के मलमूत्र से मिल जाती है। यानी इस प्रकार से जो पशुपालक थे इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। समय गुजरने के साथ साथ कुछ धनी चरवाहे जमीन खरीदकर एक जगह बस कर रहने लगे। यानी एक तो ये किया कि दूसरी जगह जाने लगे, दूसरा क्या किया था कि खेती यानी जमीन खरीदकर एक जगह स्थायी रूप से बस गए। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था वे सूदखोरों से ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुतों के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इस सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज भी जिंदा है, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब भी किसी इलाके के चरागाहों में उनके दाखिले पर रोक लगा दी जाती है तो वे अपनी दिशा बदल लेते, रेवड़ छोटा कर लेते और नई दुनिया के मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करने लगते। बहुत सारे परिस्थितियां विज्ञानी मानते हैं कि सूखे इलाके और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे व्यवहारिक रास्ता है। यानी उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने का प्रयास करने लगे। बहरहाल चरवाहों पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए थे। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में नए कानूनों और बसाहट के नए तौर तरीकों ने उन्हें आधुनिक दुनिया में आ रहे बदलाव के मुताबिक अपनी जिंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया। आधुनिक विश्व में आए इन बदलाव से निपटने के लिए बाकी देशों के चरवाहों ने क्या रास्ते अपनाए। अफ्रीका में चरवाहा जीवन, यानी इसके पहले संक्षेप में यहाँ पे बता दे रही हूँ कि भारत में अभी तक हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे थे कि औपनिवेशिक शासनकाल में हमारे भारतवर्ष में चरवाहों की स्थिति क्या थी। यानी इन चार बातों का असर हमारे चरवाहों पर क्या क्या हुआ और इनकी परिस्थिति और उन्होंने उन परिस्थितियों का सामना कैसे किया, इस पैराग्राफ के माध्यम से हमने जाना है। अब हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, अभी तक हमने भारत में चरवाही से जीवन संबंधित बातें देखी हैं। अब हम लोग यहाँ पर अफ्रीका में चरवाहा जीवन देखेंगे। ये पार्ट 5 है हमारा। आइए अब उस अफ्रीका की तरफ चले जहाँ दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित है। इनमें से बेदुइन्स, बर्बेर्स, मासाई, सोमाली, बुरान और तुर्काना जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों या सूखी रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाही के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने पर कोई भी धंधा कर लेते हैं। यानी यहाँ पर बता रहा है कि कौन कौन से समुदाय, यानी अफ्रीका के कौन कौन से समुदाय पशुपालन से संबंधित हैं और उन्होंने इसके साथ साथ यानी पशुपालन के साथ साथ क्या क्या किया, यानी किस तरह से आय मिले और वे अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीकी चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। आखिर ये क्या थे ये बदलाव? ये देखिए यहाँ पे नक्शे में पूरे डिटेल्स दिए हैं कि कौन कौन से जगह थे। इन परिवर्तनों को हम चरवाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसके लिए मासाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी है। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी जमीन उनसे छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी पाबंदियां थोप दी है। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए। अब आइए देखते हैं कि उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए अफ्रीका में। अब चारागाहों का क्या हुआ? मासाइयों की सबसे बड़ी समस्या यह रही कि उनके चारागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे हैं।
औपनिवेशिक शासन से पहले मासाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदानों स्टेपी तक फैला हुआ था, यानी विस्तृत फैला, बहुत दूर तक फैला हुआ था, जहाँ पर वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जे के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाके को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तांगानिया के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मासाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए। बाद के सालों में सरकार ने गोरों को बसाने के लिए बेहतरीन चारागाहों को अपने कब्जे में ले लिया। मासाइयों को दक्षिणी कीनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे से इलाके में समेट दिया गया। औपनिवेशिक शासन से सबसे पहले मासाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। उन्हें ऐसे सूखे इलाके में कैद कर दिया गया जहां न तो अच्छी बारिश होती थी और न ही हरे भरे चारागाह थे। 19वीं सदी के अंतिम सालों में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। अब यहाँ पर हम लोग अगर भारत की स्थितियों का वर्णन इसके साथ करते चले तो यही कुछ परिस्थितियाँ हमारे भारत में भी औपनिवेशिक शासन काल में रही थी, यानी चारागाहों को खेती में तब्दील करने की प्रथा जो चल रही थी वो अफ्रीका में भी हुई थी। जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चारागाह खेती में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मासाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों के आने से पहले मासाई समुदाय जो कि पशुपालन समाज माना जाता था, समुदाय माना जाता था, वे आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ते थे। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उलट चुका था। बहुत सारे चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया में मासाई मारा व सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। इन आरक्षित जंगलों में, यानी यहाँ पर भी देखिए एक हम लोगों के भी चरा जिस तरह से आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण था, यहाँ पर भी देखिए आरक्षित जंगल, यानी यहाँ पर भी औपनिवेशिक शासन काल में जंगलों को कुछ भागों में बांट दिया गया था। इन आरक्षित जंगलों में चरवाहों का आना मना था। इन इलाकों में न तो वे शिकार कर सकते थे और न अपने जानवरों को चरा सकते थे। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मासाई अपने ढोर डंगर चराया करते थे। मिसाल के तौर पर सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा क्षेत्रफल मासाइयों के चारागाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो चारागाह स्थल थे वे पूरी तरह से औपनिवेशिक शासन काल ने उन पर या तो जंगल स्थापित कर दिए या उन पर उनका आना बंद कर दिया या फिर उन्हें खेतों में तब्दील कर दिया। अच्छे चारागाहों और जल संसाधनों के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाकों पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे मासाइयों को धकेल दिया गया था। एक छोटे से इलाकों में लगातार चराई का नतीजा यह हुआ कि चारागाहों का स्तर गिरने लगा, चारे की हमेशा कमी रहने लगी, मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गया। यानी धीरे धीरे परिस्थितियाँ एकदम भारतीय की तरह होने लगी, यानी चारागाहों की स्थिति, चारागाहें कम होने लगी, मवेशियों की संख्या उतनी ही थी, वे आर्थिक दृष्टि से किसानों पर भारी पड़ते थे। लेकिन औपनिवेशिक काल में अब विपरीत परिस्थितियां हो गई। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि किसान अब आर्थिक दृष्टि से इन पर भारी पड़ने लगे। अब एक और देखते हैं, सरहदें बंद हो गई। 19वीं सदी में चरवाहे चारागाहों के खेत में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब तक जगह के चारागाह सूख जाते थे तो वे अपने रेवड़ लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशकों से औपनिवेशिक सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदियां लगाने लगी। यानी अब वे सरहदें पार करके दूसरी जगह भी नहीं जा सकते थे ताकि वे अपने पशुओं को चरा सके। मसाइयों की तरह अन्य चरवाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के पार आ जा नहीं सकते थे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियम का पालन नहीं करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। चरवाहों
को गोरे के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से भी रोक दिया गया। बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाले मानते थे। यानी जो परिस्थितियां भारत में थी उन्हें जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था, लमसम वही परिस्थितियां यहाँ पर भी मानी जा रही है। उनकी नज़र में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित था, लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध न रखना भी मुमकिन नहीं था। आखिर खानों से माल निकालने, सड़कें बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन कालों के श्रम का ही तो भरोसा था। नई सरहदों ने चरवाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियां और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और वे छोटे से इलाकों में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनकी चरवाही और व्यापारिक दोनों तरह की गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब तक चरवाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी किया करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोप दी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। यानी उन पे परमिट हासिल करना पड़ता था उन्हें पशुओं को चराने के लिए, लेकिन वो भी हासिल करने के लिए उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जब चारागाह सूख जाते हैं, सूखा दुनिया भर के चारागाहों की जिंदगी पर असर डालता है। जिस साल बारिश नहीं होती और चारागाह सूख जाते हैं, अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में न ले जाया जाए तो उनके सामने भूखमरी का संकट पैदा हो जाता था। इसलिए परंपरागत तौर पर चरवाहे घुमंतू स्वभाव के लोग होते हैं। वे यहाँ से वहाँ जाते ही रहते हैं। इसी घुमंतूपन की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते और संकट से बच निकलते हैं। यानी घुमंतू स्वभाव के होने के कारण उन्हें एक जगह से दूसरी जगह, यानी जहाँ पर हरियाली नहीं रहती थी वे उस जगह को छोड़ देते थे और दूसरी जगह चले जाते थे, जिससे उन्हें हरियाली मिल जाती थी और जो सूखा हुआ जगह है उन्हें कुछ समय मिल जाता था हरियाली हरा होने के लिए। लेकिन इन बंदिशों ने, यानी औपनिवेशिक काल के बंदिशों ने उन्हें पूरी तरह से उन पर पाबंदी लगा दी। इस वजह से भी वे अपनी परिस्थितियों यानी आर्थिक परिस्थितियों में कमजोर होते चले गए। 3.4 सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेशिक काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मासाई लैंड में भी आए बदलाव से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश बनने से पहले मासाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। ध्यान दीजिएगा, वरिष्ठ जन और योद्धा, एल्डर्स और वॉरियर्स। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे और जो योद्धा होते थे ये समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श करते और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान होते थे जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। पहले ज़माने में ये था कि जिनके पास जितने अधिक जानवर होते थे वे उतने ही अमीर माने जाते थे। इसीलिए जब योद्धा यानी वॉरियर्स जब लड़ते थे तो वे वहाँ के पशुओं को ही लेकर आते थे। जहाँ जानवर ही संपत्ति हो वहाँ हमला करके दूसरों के जानवर छीन लेना एक महत्वपूर्ण काम होता था। अलग अलग चरवाहा समुदायों की ताकत इन्हीं हमलों से तय होती थी। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वे एक दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित कर देते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे रहकर ही काम करते थे। यानी जो एल्डर्स और यानी दो समुदायों में बांटा गया था, तो एक समुदाय का काम था शासन चलाना और दूसरे समुदायों का काम था युद्ध करना या उन पर होने वाले आक्रमणों को रोकना। मासाइयों के मामलों की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरे असर पड़े। उन्होंने कई मासाइयों उपसमूह के मुखिया तय कर दिया और अपने अपने कबीले के सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। जैसे जैसे समय बीता, औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे। उनके पास नियमित आमदनी थी जिससे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देते थे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गाँव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरवाही और गैर चरवाही
दोनों तरह की आमदनी होती थी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे और जानवर खरीद सकते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों की शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और करता। जिनकी तकदीर ज़्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्यों में काम मिल जाता था। इस तरह मासाई समाज में दो स्तरों पर बदलाव आए। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले न हुआ हो पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। अब निष्कर्ष देखते हैं, यानी जो भी अभी तक हमने भारतीय या अफ्रीका के बारे में पढ़ा है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलाव से दुनिया के अलग अलग चरवाहा समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े हैं। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ठर्रा बदल दिया। जैसे जैसे चारागाह खत्म होते गए जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता चला गया और जो चारागाह बचे थे वे भी अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। सूखे के समय उनकी समस्याएं पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि तब उनके जानवर बड़ी तादाद से दम तोड़ने लगते थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोप दी गई थी, इसलिए वे नए चारागाहों की तलाश भी नहीं कर सकते थे। यानी निष्कर्ष स्वरूप में पढ़ने के बाद हम सिर्फ ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों ही जिंदगियां यानी औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान चारागाहों पर बंदिशें लगाने की वजह से पशुपालक जो थे वे पूरी तरह से त्रस्त हो गए। उन्हें कहीं भी आने जाने की मनाही हो गई और जो चारागाह थे उन्हें खेती में बदलने की वजह से उनके चारागाहों में कमी हो गई और उनके पशुओं दिन ब दिन कमज़ोर होते चले गए और उन्हें मरने तक की नौबत आ गई। फिर उन्हें आपराधिक जन्मजात अपराधिक घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से भी वे कहीं जाते थे तो उन्हें काम मिल पाना भी आसान नहीं रह गया। तीसरा, इस प्रकार से हम कई बातों का निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि उन्हें उनके जीवन में आर्थिक संकटों का सामना अत्यधिक मात्रा में करना पड़ता था। अब यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा अंतिम में हम लोग पढ़ लेते हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफ़ी गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वो हमारे समाज के लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए भी या पर्यावरण के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं।